हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने नेक्सॉन ईवी से जुड़े टॉप 20 रीजंस बताए थे कि आपको क्यों नेक्सॉन ईवी को कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो। बिकॉज इस गाड़ी को मैं भी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूं और एज अ नेक्स्ट कार जो है मैं इस गाड़ी को देख रहा था। बट जब मैं इस गाड़ी के बारे में मैंने रिसर्च करी, शोरूम्स में जाके मैंने बात करी इनके मैनेजर्स वगैरह से और काफ़ी रिसर्च करी ऑनलाइन, तो मुझे काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मिले जो मुझे लगता है कि आपको भी मालूम होने चाहिए अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो। बिकॉज हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी हम ले रहे हैं, और वो भी फर्स्ट टाइम हम गाड़ी खरीद रहे हैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो दिमाग में काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं और हम जाके जर्नली पूछते हैं या फोरम वगैरह पे जो है सर्च भी करते हैं। तो आज मैं ऐसे 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसके अंदर काफ़ी हद तक आपकी जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं आज की डेट में नेक्सॉन ईवी को खरीदने के, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरी गाड़ी है। अपना डिसीजन बनाने से पहले आप टॉप 20 रीजंस टू बाय नेक्सॉन ईवी जरूर देख लेना, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद ही आप डिसीजन बनाना कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कुछ लोगों के लिए जो है अप्लाई करते हैं और कुछ के लिए नहीं करते। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, तो जो पहला पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए स्पेसिफिकली। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में अभी इतने ज़्यादा फास्ट चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं हैं, तो ये एक बिगेस्ट कंसर्न है जो कि सभी इलेक्ट्रिक कार बायर्स के लिए है। और उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यार, अगर हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो क्या रहने वाला है, चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर वो बंद हुआ तो क्या होगा, हम आगे की जर्नी कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट है कि इंफ्रा नहीं है अभी इंडिया में कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए इतना पैसा देने के बाद। इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इस गाड़ी को ड्रॉप कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को आज की डेट में ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रा इन द कंट्री। दूसरा पॉइंट है अभी इस गाड़ी को ना खरीदने का, वो ये क्योंकि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हुई थी या फिर इनको प्रमोट किया जा रहा था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है 1 लाख की सब्सिडी भी दे रही थी, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए था। अब वो सब्सिडी खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अगर आप आज की डेट में कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो आपको सब्सिडी तो मिलेगी नहीं 1 लाख की। हाँ, रोड टैक्स पे आपको जो है वहां पे कंसेशन मिल जाता है। तो काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं वो अभी भी जो है कंसेशन नहीं दे रहे हैं या सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है और ये क्वेश्चन भी है बहुत बड़ा गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। बिकॉज अगर वो चाह रहे होते तो चार्जिंग स्टेशंस बन गए होते, सब्सिडीज मिल रही होती टू प्रमोट इलेक्ट्रिक कार्स मोर। तो अभी जो है ये फ्यूचर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब तक जो है गवर्नमेंट इस पर ध्यान देने वाली है। ऑल्दो बजट में अभी ज़्यादा बजट मिला है सभी स्टेट्स को फॉर इलेक्ट्रिक इंफ्रा डेवलपमेंट, बट ऑन द ग्राउंड अभी कुछ दिख नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए ये एक मेजर पॉइंट है जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है इस गाड़ी को ना खरीदने का। थर्ड पॉइंट, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि नेक्सॉन और इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसका मतलब जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बैटरी जो है गाड़ी की वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती है। बट अब इसका एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है इन कंपेयर टू दी कन्वेंशनल कार्स। जब आप हाईवे वगैरह पे कन्वेंशनल कार पेट्रोल या डीजल को ड्राइव करते हैं तो हाईवे पे आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं और वहां पर आपको अच्छी माइलेज मिल जाती है। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होने वाला है, जब आप हाईवेज वगैरह पे गाड़ी को चलाते हैं जहाँ पे ब्रेकिंग तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, तो आप ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, रीजनरेशन नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हाईवेज पे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है और रीजनरेशन ना होने की वजह से बैटरी चार्ज भी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जहाँ पर आपकी गाड़ी को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वहाँ पर जो है बैटरी रीजनरेशन के थ्रू चार्ज भी नहीं हो रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न नॉट टू परचेज दिस कार, बिकॉज हाईवे पे आपको जो है इसमें माइलेज कम मिलती है कंपैरेटिवली इन सिटीज़। फोर्थ पॉइंट है इस गाड़ी को ना परचेज करने का, वो ये, जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसके अंदर जो टॉर्क मिलता है
वो आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाता है। मतलब आपको सडन एक्सलेरेशन जो है इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस सडन एक्सलेरेशन को यूटिलाइज कर पाते हैं? तो आंसर है नो। बिकॉज जो भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता है या नेक्सॉन ईवी चला रहा है, उसका हमेशा ध्यान जो है मीटर पे रहता है कि कितने किलोमीटर बचे हुए हैं घर पहुंचने में। बिकॉज उनको चार्जिंग पे लगाना है गाड़ी को, ऐसा ना हो कि गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाए। तो ऐसे में आपने लोगों को देखा होगा कि एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब 40 50 या 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी को चलाया जाता है। जनरली लोग हाई स्पीड पे इस गाड़ी को नहीं चलाते। तो गाड़ी में पावर तो दी गई है बहुत अच्छी, बट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका ध्यान कांस्टेंट माइलेज निकालने में है। तो ये काफ़ी बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है कि पावर तो है बट माइलेज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे। और सेकंड चीज़ ये भी है, आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि अगर बैटरी कम बचती है गाड़ी के अंदर, मतलब अगर 10-15% गाड़ी बचती है तो बैटरी बचती है, तो जो गाड़ी का एसी है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मतलब आप अगर मई जून की गर्मी में हैं और 10-15% बैटरी बची हुई है, तो आपकी गाड़ी का एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आप चाह के भी उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप उसको दोबारा चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे, चार्ज नहीं करेंगे, आपको एसी नहीं मिलने वाला, आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए गर्मी में क्या हालत होने वाली है। तो ये काफ़ी मेजर ड्रॉबैक है जो कि नेक्सॉन ईवी के साथ जुड़ा हुआ है। पांचवा पॉइंट है नेक्सॉन ईवी को ना परचेज करने का, वो ये, जैसे कि आपको मालूम है कि नेक्सॉन ईवी में 30 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है। मतलब इसके अंदर 30 सेल्स दिए गए हैं इस गाड़ी को रन करने के लिए। अब इसके अंदर अगर कोई भी सेल खराब होता है तो कंपनी ये क्लेम करती है कि अगले 8 साल तक जो है कंपनी वारंटी दे रही है कि आपके सेल्स वगैरह रिप्लेस कर दिए जाएंगे। बट जो मैंने रीड आउट किया और मैंने पता किया, इसके अंदर एक कैच ये है कि अगर आपके बैटरी पैक के अंदर कुछ सेल्स डैमेज होते हैं, ठीक है, तो वो सेल्स चेंज नहीं होंगे। मतलब इनका एक एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड से नीचे जब तक आपका बैटरी पैक नहीं आएगा, मतलब अगर 4-5 सेल या 6 सेल वीक हो गए, तब भी ये आपको बोलेंगे आप इसको कंटिन्यू करिए, अभी हम इसके सेल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जब वो एक थ्रेशोल्ड के नीचे आपका बैटरी पैक जाएगा कि आपको जो रेंज मिलनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड इन्होंने डिफाइन करा है, वो आपको बता देंगे। थ्रेशोल्ड के नीचे जब ये बैटरी पैक जाएगा, उसके बाद ही जो है आपके बैटरी के पैक को चेंज किया जाएगा। उससे पहले ये आपको रिकमेंड नहीं करेंगे और ना ही ये चेंज करेंगे इवन अंडर द वारंटी। तो अगर आपको क्लेम किया जाता है 350 या 300 किलोमीटर की माइलेज और आपको 200 मिल रही है, तो चेंज नहीं होने वाला। एक लिमिट है अराउंड, अगर आपको 80-70 के आसपास की रेंज मिल रही है तो ही जो है आपके सेल्स चेंज किए जाएंगे, अदरवाइज ये चेंज नहीं होने वाले हैं। और सबसे एक मेजर पॉइंट ये है कि इन सेल की कॉस्टिंग तकरीबन 5,000 से 7,000 रुपये एक सेल की है। तो मतलब अगर 8 साल के बाद अगर आप इन सेल को रिप्लेस करवाते हैं, एक सेल को जो कि 7,000 रुपये का है, और 30 सेल है, मान लीजिए आपके 8 साल बाद अगर 30 सेल खराब हो जाते हैं, तो आपको तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा 8 साल के बाद इन सेल कंप्लीट बैटरी पैक को चेंज कराने में। तो ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैटर हो सकता है, बिकॉज अभी जो है टाटा काम कर रहा है इंडिया में फैक्ट्री लगाने की इन लिथियम सेल्स की। जब तक नहीं लगती इनकी कॉस्ट हाई ही रहने वाली है। अब वो कब लगेगी अभी कुछ मालूम नहीं है उस बारे में। अगला पॉइंट जो है इस गाड़ी को ना परचेज करने का, वो ये, काफ़ी लोग जो हैं इस गाड़ी का XM वेरिएंट खरीद लेते हैं इनिशियली, बिकॉज वो कंपैरेटिवली सस्ता है XZ या XZ प्लस के कंपैरेटिवली। और उसके बाद वो सोचते हैं कि बाहर से जो है हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल काम करवा लेंगे, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना या बाकी चीज़ें करवाना। तो भाई ऐसा मत करना, बिकॉज अगर आप XM वेरिएंट खरीद कर, मतलब लोअर ट्रिम खरीद के कोई भी इलेक्ट्रिकल काम इस गाड़ी में करवाते हो, तो आपकी 8 साल की वारंटी जो है वो लैप्स हो जाएगी और आपको कंपनी कुछ भी नहीं देने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर वारंटी। अगला रीज़न है इस गाड़ी को ना परचेज करने का, वो ये कि टाटा खुद ही ये बोलता है अपने सारे कस्टमर्स को कि आपको हमेशा जो है फास्ट चार्जिंग नहीं करनी है अपनी गाड़ी। मतलब आपको हो सके तो घर पे इस गाड़ी को चार्ज करो और कभी कभी हो सके तो फास्ट चार्जिंग करो। तो इसके दो रीज़न है। एक तो अगर आप रेगुलर फास्ट चार्जिंग पे लगाते हैं तो काफ़ी बार आपकी जो गन है वो अटक जाती है आपके चार्जिंग सॉकेट पे, तो निकालने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है और आपको रेंज भी कम मिलती है अगर आप रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट जो है फास्ट चार्जिंग करते हैं अपनी गाड़ी में तो। और दूसरी चीज़ ये,
जो कि आपको मालूम होगा फास्ट चार्जिंग जो है भाई वो कंपैरेटिवली आपके जो घर के बिजली का रेट है उससे डबल है। मतलब जहां पर आपको 1 रुपए की पड़ती है अपने घर में गाड़ी को चार्ज करना, वहीं पर अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 रुपए पड़ता है फास्ट चार्जिंग के थ्रू अपनी गाड़ी को चार्ज करना। तो ये एक एक्सपेंसिव मैटर है जब भी आप गाड़ी को बाहर से चार्ज करें। तो ये काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए कि वहाँ पर भी वो कॉम्पिटिटिव रेट रखें या फिर इकोनॉमिकल रेट रखें, कि लोगों को एंकरेज करें कि जिनके पास घर में फैसिलिटी नहीं है चार्ज करने की वो एटलीस्ट बाहर से चार्ज कर पाएं। और टाटा को शायद ये सोचना चाहिए कि अगर फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी है तो इस तरह की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए इस गाड़ी से रिलेटेड। अगली प्रॉब्लम है इस गाड़ी को खरीदने की, वो ये शायद काफ़ी लोग नहीं जानते कि कुछ हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर आरडब्ल्यूए जो है मना करता है कि आप चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा सकते हमारी सोसाइटी के अंदर, बिकॉज उनके नज़र में ये इतना सेफ नहीं है उनकी सोसाइटी के लिए। तो वो रिकमेंड नहीं करते इसको लगवाने के लिए। मेरे कुछ जानने में है जिन्होंने गाड़ी परचेज कर ली बट उनके आरडब्ल्यूए ने मना कर दिया कि आप यहाँ पर जो है इसका चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा सकते। तो ऐसे में उनको जो है गाड़ी बेचनी पड़ रही है एट द लॉस। तो मेक श्योर अगर आप ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं परचेज करने का और आप एक हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो मेक श्योर आप अपने आरडब्ल्यूए में जाके ये कंफर्म कर लें और उनसे रिटर्न में ले लें कि आप ये लगवा सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है अगर मैं गाड़ी परचेज करूं और मैं एक चार्जिंग सेटअप अपने पार्किंग लॉट में लगाऊं तो। अब जो 9th प्रॉब्लम है इस गाड़ी से रिलेटेड वो ये कि फॉर एग्जांपल आपने अपने आरडब्ल्यूए में मालूम कर लिया और आप हाई राइज टावर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी तरह मैं जैसे 10th फ्लोर पे रहता हूं तो आप भी शायद हो सकता है ऊपर की ओर रहते होंगे और आपके आरडब्ल्यूए ने बोल दिया कि आप लगा सकते हैं पार्किंग के अंदर चार्जिंग सेटअप को। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो टाटा है, जो टाटा पावर है, वो आपको 15 मीटर की वायर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके बाद पर मीटर की जो चार्ज है वो लेते हैं 250 रुपये। तो अगर आप फॉर एग्जांपल रहते हैं एक हाई राइज अपार्टमेंट में ऊपर 10th या 10th से अबव, तो वहाँ से आपको पार्किंग तक तकरीबन 50 या 60 मीटर आराम से लग जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 15 मीटर फ्री होने के बाद आपको एडिशनल जो एक्सपेंस देना पड़ेगा वो भी आपको अकाउंट करना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दिस कार। जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो शायद काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो कि है 15 वॉट का जो इसका चार्जर होता है, मतलब 15 वॉट का जो सॉकेट होता है हमारे घर पे, उसी से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग होना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं इस गाड़ी को लेकर और ढाबों और रेस्टोरेंट के भरोसे आप गाड़ी को लेकर चले गए कि कहीं ढाबे पे चार्ज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर भी 15 वॉट का सॉकेट है उसमें अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो आप जो है गाड़ी को चार्ज नहीं कर पाएंगे। और इंडिया में काफ़ी हद तक, मतलब मैं ये बोलूँगा 60 to 70% एरिया ऐसे हैं जहां पर अर्थिंग की जो है प्रॉब्लम है, शॉर्टेजेस है और काफ़ी लोग जो है अर्थिंग के कनेक्शंस देते ही नहीं है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो ऐसे में अगर आपको गाड़ी चार्ज करनी पड़े ऐसी जगहों पे तो वो एक जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो भाई ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं रेस करना चाहता था। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा किसी को भी ये गाड़ी परचेज करने से, बट ये पॉइंट्स आई थिंक आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको ये गाड़ी परचेज करनी है या नहीं। दोनों मैंने आपको इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों बता दिए हैं। अगर आपको पॉजिटिव इसके टॉप 20 रीजंस देखने हैं कि क्यों परचेज करनी चाहिए नेक्सॉन, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाने से पहले एक थम्स अप जरूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।